जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के प्रश्न है बच्चों, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आइए आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपरों को देखते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग को पता है बच्चों कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे काफ़ी प्रश्न हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जिस मॉडल प्रश्न पत्र को कराने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है। कक्षा 10 विशेष सामाजिक विज्ञान। समय आप लोग को 3 घंटा दिया रहता है और टोटल जो अंक होते हैं वो 80 अंक होते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी प्रश्न जो होता है बच्चों अनिवार्य होता है। कुल प्रश्नों की संख्या आप लोग को 52 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। उनमें से 1 से 30 तक जो होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसको हम एमसीक्यू के नाम से जानते हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो होते हैं वो 4-4 विकल्प दिए होते हैं। उनमें से जो विकल्प अच्छा लगता है, जो सही होता है, उनको हम लोग चयन करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 31 से 38 होता है बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। फिर जो ग्रुप सी में होते हैं 39 से 46 तक के प्रश्न होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब ग्रुप डी जो होते हैं, ठीक है, उनमें से जो प्रश्न होते हैं बच्चे वो 47 से लेकर के 52 तक होते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइप के प्रश्न कहते हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को ही उत्तर देना होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है बच्चों कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनको जो खंड ए के जो प्रश्न है बच्चों, जो इसको हम एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, 1 से 30 तक जो होते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, उन सभी 30 प्रश्नों को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसको खंडन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक दम बने रहें। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। कितनी अच्छी प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उदाहरण है। तो बच्चों जैव उदाहरण कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे मनुष्य। तो मनुष्य ही जैव उदाहरण हो जाएगा, है ना, यानी जैव संसाधन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, कह रहे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो बच्चों अगर समाज में अगर संसाधन की बंटवारे की बात हो तो क्या कभी अमीर के हिसाब से होना चाहिए? कहोगे सर जी नहीं। गरीब के हिसाब से होना चाहिए? तो जी नहीं। सरकार के हिसाब से होना चाहिए या कि न्याय संगत के हिसाब से होना चाहिए? तो बच्चों जो संसाधन का बंटवारा होता है वो न्याय संगत के अनुसार से होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। देखिए कबूतर की एक जाति है निकोबारी। किस जाति के बच्चों? तो कहोगे सर निकोबारी। ये किस जातियों की श्रेणी में आता है? सामान्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानीय जातियाँ, फिर लुप्त जातियाँ। तो बच्चों ये जो निकोबारी जो कबूतर है वो स्थानिक जातियों के अंतर्गत आते हैं, जो ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है महानदी हीराकुंड परियोजना। बिल्कुल महानदी पर ही हीराकुंड परियोजना है। टाका जो है क्या है? भूमिगत जल टैंक है, बिल्कुल है, जो राजस्थान में उपयोग किया जाता है। इल्तुतमिश क्या था? हौज खास, ये भी सही है। गंगा है, गंगा पर भाखड़ा नंगल परियोजना, जी नहीं, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहे रबी फसलों को किस ऋतु में उगाया जाता है। देखिए ऋतु के अनुसार से जो फसल होते हैं बच्चों इनको कितने भागों में बांटा गया? कहोगे सर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो कहोगे सर खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो रबी फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है? तो रबी फसल को किस में उगाया जाता है बच्चों? शीत ऋतु में ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में किस फसल को उगाया जाता है? तो कहोगे सर ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें जायद फसल को उगाया जाता है। जायद फसल, ठीक है, जायद फसल। जायद फसल के अंदर किन फसलों को उगाया जाता है? तो कहोगे सर हरी सब्जियां वगैरह जो होती है उनको ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। एक होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल जिसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जैसे अभी जस्ट हम लोग जो धान उगाए, ठीक है, तो ये धान क्या हो जाएगा? तो रबी फसल, ठीक है। मक्का क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर रबी फसल। अब शीत ऋतु में हम लोग क्या बोएंगे?
तो हम लोग चना बोएंगे, इसके बाद हम लोग गेहूँ बोएंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब रबी फसल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे चाय पूछ लिया गया आपको, है ना। तो चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण, तो चाय जो है भैया वो रोपण कृषि का उदाहरण। ठीक है, यानी चाय एक प्रकार की रोपण कृषि है। ठीक है, किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि होता है। ये रोपण कृषि क्यों किया जाता है, तो बच्चों रोपण कृषि जो होता है खासकर व्यवसाय के लिए किया जाता है, यानी इनकम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जीवन निर्वाह जो कृषि होता है बच्चों, ये अपने जीवन के निर्वाह के लिए ही की जाती है। ठीक है, जो अपने परिवारों की मदद से की जाती है। रोपण कृषि में क्या होता है कि इनमें अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें जो कुशल जो श्रमिक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आधुनिक जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों की सहायता से कृषि की जाती है, बड़े बड़े फर्मों पे की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा चाहे किस प्रकार की कृषि है, तो रोपण कृषि। ठीक है, चलिए चाय का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था बच्चों, तो आप लोग को पता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि चाय का सबसे पहले आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, और भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7, झारखंड के गुवा और नोवामंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया आपसे कि झारखंड का एक गुवा और नोवामुंडी है बच्चों, वहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, वहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, लोयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो देखिए जो झारखंड का गुवा और नोवामुंडी क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पे लोयस्क जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोयस्क। ठीक है, एक खनिज क्या है बच्चों, तो खनिज क्या है, तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले गई पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, सभी खनिज जो होते हैं वो यस्क नहीं होते हैं, बट याद रखिएगा सभी जो यस्क होते हैं वे खनिज होते हैं। अब यस्क क्या होता है, तो ऐसे खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से हम लोग सुगमतापूर्वक धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे खनिज को हम लोग यस्क कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि गैंग से आप क्या समझते हैं, गैंग या आघातरी। तो जब खनिजों को पृथ्वी के भूगर्भ से खोदा जाता है बच्चों, तो उनमें कई अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, कई अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। उन अशुद्धियों को ही हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। देखिए बच्चों परिवहन से संबंधित प्रश्न है कि किसका परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा, किसको एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। तो कहोगे सर पानी को भेजा जाता है, बिल्कुल। कच्चा तेल को भेजा जाता है, इसको भी भेज सकते हैं। पेट्रोल को भी भेज सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे उपरोक्त जो डी ऑप्शन दिख रहा है ये सही हो जाएगा, यानी पानी को, कच्चा तेल, पेट्रोल, ये सभी जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइनों के द्वारा हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए जो हमारा संविधान है बच्चों, तो हमारी संविधान के 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है बच्चों, उनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है, ये संविधान की 8वीं सूची में है। कहाँ पे है, तो संविधान के 8वीं सूची में है। ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए जो स्थानीय शासन व्यवस्था है बच्चों, इनमें महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 1/3 कर दिया गया है, यानी 1/3 भाग कर दिया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया है बच्चों, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यानी जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है, उसमें क्या कर दिया कि जो पंचायती चुनाव होगा, जो स्थानीय चुनाव होंगे, उनमें महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें होंगी उनको आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखोगे 1/3, या तो फिर अगर दिया रहे 33% सीटें। ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। देखिए बच्चों अमेरिका जो है उसमें नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था, तो कहोगे सर 1954 से लेकर 1968 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो सटीक याद रखोगे 1954 से लेकर के 1968 के बीच में अमेरिका की खोज किसने किया है बच्चों, तो याद रखिएगा अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ठीक है, कोलंबस ने, किसने किया है, कोलंबस ने।
भारत की खोज किसने किया बच्चों? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? तो 1498 ईस्वी को। ठीक हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? यानी भारत के राज्यों की विधानसभा चुनाव में, ठीक है, यानी विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना फीसदी है बच्चों? ठीक है, 5%, 5%, 4%, 14%, 5% से कम। जी हाँ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आप लोगों को ये हो जाएगा। यानी जो विधानसभा की जो चुनाव है बच्चों उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से कम है, 5% से कम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 कह रहे इनमें से कौन से देश द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय का मतलब है बच्चों कि यहाँ 2 दल की व्यवस्था है, भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अमेरिका जो है वहाँ पे 2 दल की व्यवस्था है। हमारा भारत में जो है वो बहुदलीय है, कई दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो नेपाल है बच्चों, कौन सा? नेपाल की हम लोग बात करें तो नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया? राजतंत्र क्या होता है? तो राजतंत्र शासन का वह तंत्र होता है, तो ऐसा शासन होता है जिसमें राजाओं का शासन होता है। क्या होता है बच्चों? राजाओं का शासन होता है। ठीक है, तो राजा का जो शासन था वो नेपाल में कब समाप्त कर दिया गया? तो कब कर दिया गया था बच्चों? तो कहोगे सर 2008 ईस्वी में। कब कर दिया गया था? 2008 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? देखिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की जो अगुवाई थी वो किस संगठन ने किया था? तो बच्चों आप लोग को पता है किस संगठन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन है? देखिए केरल जो है बच्चों वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, यानी केरल में जो है अधिकतम लोग शिक्षित मिलेंगे आपको। तो केरल में जो शिशु मृत्यु दर कम है इनके पीछे क्या रीजन है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, निश्चित है वहाँ पे क्या होंगे? मृत्यु दर कम होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? यानी निम्न से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कृषि मजदूर, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। ठीक है, तो यही तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम लोग, लघु उद्योग के श्रमिक और कबाड़ी वाला। जी नहीं बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। प्रश्न संख्या 18 का रहा है कह रहे रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न से कौन से उपाय किए जाते हैं? देखिए रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कि अधिक से अधिक हमें रोजगार मिले, इनके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। आप समझिए जो 3 दे दिया बच्चों, ये 3 में से आपको देखना है क्या केवल एक सही है कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि किया जाए। ठीक है, दूसरी है क्या विद्यालय के अस्पताल की स्थापना किया जाए, ये भी तो सही है। कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण की इकाई में स्थापना की जाए, बिल्कुल इसमें भी तो रोजगार मिल सकता है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एजेंसी है, ठीक है, जो करेंसी नोट जारी करती है? भारतीय वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो बी हो जाएगा आरबीआई वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों हम प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है बच्चों कि राम और श्याम दो छोटे भाई तो दोनों किसान हैं जिनने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। इन दोनों भाई ने क्या किया है, तो अलग अलग स्रोतों से ऋण लिया है। चलिए, राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है। राम ने कहाँ से लिया बच्चों, तो ध्यान में रखोगे कि उसने एक व्यापारी से लिया। इसकी ब्याज की रेट क्या है, तो 1.5% प्रति माह। जबकि श्याम जो है उनके भाई, उसने एक जो कर्ज लिया है वो बैंक से प्रतिवर्ष 8% की ब्याज पर लिया, यानी उसने जो कर्ज लिया वो बैंकों से लिया है। उनकी जो ब्याज की दर है बच्चों तो क्या है, तो 8% है। उपरोक्त तथ्य पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार का कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। जी नहीं बच्चों, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए श्याम कितना दे रहा है, ठीक है। तो राम ने 1.5% ब्याज की दर से प्रति माह के दिया, यानी प्रति माह से मतलब कह रहा है कि 12 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो वो ठीक है, एक माह में 1.5% दे रहा है, यानी कि 12-18% इसको वार्षिक देना पड़ रहा है। जबकि ये जो श्याम है बच्चों, श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% की ब्याज पे लिया, तो ये तो 8% से लिया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो राम दे रहा है बच्चों ये 18% दे रहा है सालाना, जबकि जो श्याम है उसको मात्र 8% लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था। देखिए, जिसको हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था, ठीक है। कब लागू किया था बच्चों, तो कहोगे सर कब किया था, कई बार क्वेश्चन को हमने करवा चुका है, तो कहोगे सर अक्टूबर 2005 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 में कहता है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो देखिए, सरकार द्वारा जो अवरोध होते हैं अथवा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 कह रहे क्या है, अनसर्ट, ठीक है। अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे, जर्मनी के, फ्रांसीसी के, अमेरिकी के और भारतीय थे। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो अनरस्ट क्या है, अनरस्ट रेनिन जो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना जाना चाहिए। 24 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, काफ़ी बार पूछा जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो कई बार रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी और वहाँ उस समय उसका शासक कौन थी, ठीक है, और उस शासक की पत्नी का नाम क्या थी। ये 3 प्रश्न आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या है। सबसे पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, और जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसमें वहाँ के शासक कौन थे, और वहाँ के शासक की जो पत्नी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी और इसका नाम क्या थी। चलिए, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। देखिए, यंग इटली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, है ना। तो जो यंग इटली भूमिगत संगठन था उसके संस्थापक कौन थे, हिटलर, नेपोलियन, जोसेफ मैतेस्नी और कार्ल मार्क्स। तो कौन थे बच्चों, तो यंग इटली के जो संगठन के जो संस्थापक थे वो जोसेफ मैतेस्नी थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो बच्चों महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटेगी, तो कहोगे सर जनवरी 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे, जनवरी 1915 में। इसी के लौटने के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष प्रवासी मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 बच्चों, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। देखिए, जो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी। तो कहाँ पे फैली थी बच्चों, कहोगे सर अफ्रीका में फैला था, ठीक है। ये रीडर पेस्ट क्या था,
तो ये पशुओं में फैलने वाली एक घातक बीमारी थी जो फ्लेग की भांति फैली थी। ठीक है, इससे क्या हुआ था, काफ़ी पशु मर गए थे, जिसके वहाँ पे किसानों की जो स्थिति वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। प्रश्न संख्या 29, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो कहोगे सर 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। तो ये पूरा जो विश्व था वो दो खेमों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। तो वहीं पे यहाँ पे पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन थे, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और जर्मनी। तो कौन थे बच्चों, तो ब्रिटेन थे। स्पेनिक जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। देखिए, स्पेनिक जेनी मशीन जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, राफेल के द्वारा और जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा। ठीक है, इस मशीन का जो है बच्चों वहाँ की जो महिलाएं थी उन महिलाओं के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार होने का खतरा सता रही थी। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए